हेलो बैंकर्स, वेलकम टू लर्न विद सृजल। और आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स पेपर जो कि हुआ था 23 नवंबर 2023 को। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए हम लोगों को कुछ कंसेप्ट समझना पड़ेगा। सो वो समझते हैं पहले। सो ये एक चार्ट है। सो इसमें देखो पहले क्या लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। 1 सेम साइंस व्हेन कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, तब क्या होता है, सेम साइन होता है जब कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होता है। ये देखो दिस इज कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये वाला कांस्टेंट टर्म है। जब कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होता है तब दोनों रूट्स जो दो रूट्स आते हैं दोनों रूट्स का साइन सेम होता है, ठीक है। ओके, सो नंबर 1 देखो, कांस्टेंट साइन है, पॉजिटिव है, और bx के पहले भी पॉजिटिव साइन है। जब दोनों साइंस पॉजिटिव होते हैं तब दोनों रूट्स निगेटिव आते हैं, ठीक है। रूट्स आर निगेटिव। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, जब साइन कांस्टेंट के पहले पॉजिटिव है और bx के पहले निगेटिव है तब क्या होता है, दोनों रूट्स पॉजिटिव होते हैं। फिर से सुन लो, जब कांस्टेंट के पहले पॉजिटिव साइन होता है तब दोनों रूट्स सेम होते हैं, और bx के पहले जब पॉजिटिव होता है तब दोनों रूट्स माइनस होता है, और bx के पहले जब माइनस होता है तब दोनों रूट्स पॉजिटिव होते हैं इन केस ऑफ कांस्टेंट जब पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑपोजिट साइंस कब होते हैं, ऑपोजिट साइंस। ओके, ऑपोजिट साइंस कब होते हैं, व्हेन कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। देखो दिस इज द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। जब कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होता है तब दोनों रूट्स ऑपोजिट आएंगे, ठीक है। bx के पहले प्लस है या माइनस है वो डजेंट मैटर, ठीक है। bx के पहले प्लस है या माइनस है वो कुछ मैटर नहीं करता। जब कांस्टेंट के पहले नेगेटिव होगा तब दोनों में, मतलब दोनों रूट्स, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ओके, नंबर 3 देखो क्या है यहाँ पे, जब bx के पहले निगेटिव है, ओके, कांस्टेंट के दोनों साइन निगेटिव है, ठीक है। कांस्टेंट के पहले निगेटिव और bx के पहले भी निगेटिव, जब दोनों साइन निगेटिव है तब एक साइन प्लस एक साइन माइनस। लेकिन जो bx के पहले निगेटिव है तो जो रूट छोटा होगा वो माइनस होगा, और जो रूट बड़ा आएगा उसके पहले प्लस साइन लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, ये आया है एक रूट आया 2, एक रूट आया है 3, ठीक है। सो यहाँ पे देखो bx के पहले माइनस है तो छोटा जो है उसके पहले माइनस लगेगा और बड़ा जो है इसके पहले प्लस लगेगा, ठीक है। सो अभी देखो नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 में क्या है, कांस्टेंट के पहले माइनस है और bx के पहले, देखो कांस्टेंट के पहले माइनस है, दैट मीन्स एक रूट पॉजिटिव होगा एक रूट निगेटिव होगा, एंड bx के पहले पॉजिटिव है, विच मीन्स जो छोटा रूट होगा उसके पहले पॉजिटिव होगा एंड जो बड़ा रूट है उसके पहले निगेटिव होगा। वो निगेटिव होगा, बड़ा रूट निगेटिव होगा एंड छोटा रूट पॉजिटिव होगा। सपोज फॉर एग्जांपल दो रूट, एक 4 है एंड एक 7 है, दो रूट पकड़ लेते हैं, एक 4 और एक 7 है, ठीक है। सो अभी 4 छोटा नंबर है और यहाँ पे देखो bx के पहले प्लस है तो 4 के पहले प्लस होगा, ठीक है। तो छोटा रूट के पहले प्लस होगा एंड बड़ा रूट के पहले माइनस होगा। दैट्स इट। अभी क्वेश्चन करते हैं। So question number 25, in the following question, two equations number 1 and 2 are given. You have to solve both equations and give the answer. So equation 1 is x square minus 6x plus 9 equals to 0, and equation 2 is y square plus 8y plus 16. Okay. So see यहाँ पे दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट के पहले क्या है, प्लस है, ठीक है। ये देखो इक्वेशन नंबर 1 पे भी प्लस है, इक्वेशन 2 पे भी प्लस है। सो 1 और 2 लिख लेते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ओके, सो इक्वेशन 1 में देखो क्या है, इक्वेशन 1 में कांस्टेंट पहला साइन जो है वो है माइनस, दैट इज माइनस 6x, ठीक है। सो यहाँ पे देखो माइनस है। सो हमें क्या पता है, अगर कांस्टेंट के पहले पॉजिटिव है तो मतलब दोनों साइन सेम होगा, और अगर पहला साइन नेगेटिव है तो दोनों साइन पॉजिटिव होगा। सो दोनों साइन पॉजिटिव होगा। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन 2 के पहले देखो क्या है, इक्वेशन 2 का पहला साइन है पॉजिटिव
एंड कांस्टेंट से पहले भी पॉजिटिव है, तो दोनों साइन सेम होगा एंड दोनों साइन नेगेटिव होगा। सो दोनों साइन नेगेटिव। इक्वेशन नंबर 1 पे आते हैं। इक्वेशन 1 पे क्या है, 9 है, ठीक है। कांस्टेंट क्या है, 9 है। सो हमें ऐसा दो रूट लेना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करने से 9 आता है। सो ऑब्वियसली इट्स 3, सो 3 3 ज़ा 9, ठीक है। और जिसको प्लस करने से 6 आता है, सो इट्स ऑब्वियसली 3, +3 होगा। एंड ना अभी हम लोग इक्वेशन 2 पे आते हैं। वो क्या है, कांस्टेंट है 16। सो ऐसा दो रूट लेना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करने से 16 आता है एंड प्लस करने से 8 आता है। तो ऑब्वियसली इट्स 4 होगा। सो 4 4 जो 16 एंड 4 + 4 इज 8। सो ये हो गया 4 + 4। ओके, तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y है, x लेस देन इक्वल्स टू y है, और x ग्रेटर इक्वल्स टू y, x लेस इक्वल्स टू y, और x इक्वल्स टू y नो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये तो देख के पता चल रहा है कि इक्वेशन 1 इज ग्रेटर देन इक्वेशन 2, दैट इज x ग्रेटर देन y। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, देन नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 26। सो क्वेश्चन नंबर 26 में भी दो इक्वेशन दिया गया है और हम लोगों को निकालना है एक्स और वाई का रिलेशन, ठीक है। सो फर्स्ट देखो, दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट के पहले क्या है, साइन क्या है, माइनस है, ठीक है। ये देखो, दोनों इक्वेशन के पहले माइनस है। तो क्या होगा, जब कांस्टेंट के पहले माइनस होता है तब दो साइंस होता है, एक प्लस एक माइनस। रूट्स का दो साइन होगा, एक प्लस रूट होगा, एक माइनस रूट होगा। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ओके। सो इक्वेशन 1 में देखो क्या है, इक्वेशन 1 में फर्स्ट साइन क्या है, माइनस है। दैट मीन्स कि जो छोटा रूट होगा उसके पहले माइनस होगा एंड बड़ा रूट जो होगा उसके पहले प्लस होगा। सो 1 1 2 को हमें ऐसे दो रूट लेना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करके 1 1 2 आए। तो देखो, मेरे को टेबल पता है, तो ऑब्वियसली 1 1 2 का होगा 14 × 8, ओके। सो दो ये ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से 1 1 2 आएगा एंड 14 से -8 करेंगे तो 6 भी आ जाएगा। सो अब अगर आप लोग करेंगे तो एलसीएम ले लेना, दैट इज़ ओके। पहले ये प्लस माइनस लिख लेते हैं, एलसीएम ले लेना। इट इज़ 1 1 2 डिवाइडेड बाई 4 से जाएगा 28 एंड 2 से जाएगा 14, ठीक है। सो 4 2 = 8 और ये 14 हो गया, दो नंबर, दो रूट्स। सो अभी क्या है कि इक्वेशन 1 में क्या है, माइनस साइन है फर्स्ट वाला। तो जो छोटा नंबर है उसके पहले माइनस आएगा, दैट इज़ 4 2 = 8। सो -8 होगा और +14 होगा, ठीक है। एंड इक्वेशन 2 पे देखो क्या है, कांस्टेंट नंबर के पहले, कांस्टेंट के पहले माइनस है एंड फर्स्ट साइन क्या है, पॉजिटिव है। सो दैट मीन्स जो छोटा नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा एंड बड़ा रूट जो होगा वो नेगेटिव होगा, दैट इज़ 40। सो दो ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 40 आता है एंड माइनस करने से 3 आता है, वो है 8 एंड 5। 8 5 = 40, 8 - 5 = 3। सो ये है प्लस, ओके। सो +5 एंड -8, ओके। अभी एक्स और वाई का रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा हमें। सो एक्स वाई, सो एक्स का क्या है, फर्स्ट है +14 जो है ग्रेटर देन +5, ओके। नेक्स्ट है अगेन +14 ग्रेटर देन -8 एंड अभी x का -8 वो है लेस देन +5 एंड -8 इक्वल्स टू +5 -8, सॉरी, इक्वल्स टू -8। सो अभी देखो, जब भी कोई इक्वेशन में x और y का रिलेशन में एक ग्रेटर और एक लेस आ जाएगा, ये वाला एक ग्रेटर एक लेस आ जाएगा, तब नो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। So option number 5 is correct. Question number 27 to question number 29, अभी ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सो ये सेम प्रोसेस है। सो आई थिंक आप ये घर पे कर सकते हैं, तो ये होमवर्क एज अ होमवर्क कर लीजिए, वेरी इजी है। सो मैं अभी क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू करता हूँ। Question number 30. The sum of the perimeter of the rectangle and circle is 138. Okay. The ratio between the length of rectangle and the radius of the circle is 10:7. Okay. If the breadth of the rectangle is 4/15 times the radius of the circle, then find the area of the rectangle. Okay. सो क्या बोला इधर पे कि सर्कल एंड रेक्टेंगल का पेरीमीटर का सम होता है 138
देन हम लोगों को लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल का रेशियो दिया है 10:7। ऑल्सो क्या बोला कि ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो 5/14 टाइम्स है द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो हम लोगों को एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकलने के लिए बोला। वेरी इजी। सो पहले क्या है लिखते हैं, क्या दिया हम लोग को, पेरीमीटर of rectangle plus perimeter of circle equals to 138। ओके सो हमें क्या पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, सो हमें क्या पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, टू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस पेरीमीटर ऑफ सर्कल हमें पता है 2πr। ओके, 2πr इक्वल्स टू 138। ओके, सो अभी साइड पे हम लोग को अभी लेंथ ब्रेथ एंड रेडियस निकलना पड़ेगा। सो हमें इधर पे देखो दिया है रेक्टेंगल एंड रेडियस का रेशियो। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल का रेशियो। सो हम लोग इधर पे लिखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 10x एंड रेडियस या ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू 7x। ठीक है, ऑल्सो हमें क्या दिया है यहाँ पे ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। सो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू 4/15 ऑफ 7x। ठीक है, दैट इज रेट ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो 7x। सो इधर से 5/2x निकल जाएगा हम लोगों का। ब्रेथ इज 5/2x। ओके ओके, नेक्स्ट। सो अभी सेम इसी को इन डाटा को बिठा के हम लोग निकालेंगे। सो इधर पे 2 इंटू लेंथ इज 10x plus breadth is 5/2x। okay, plus 2 into 22/7 into 7x equals to 138। ठीक है, सो अभी 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, और इधर से अभी नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, 2 इंटू 10x इज 20 प्लस 2 इंटू 5/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, दैट इज 5x। 20 प्लस 5x इज 25x प्लस 44x इक्वल्स टू 138। सो 69x इक्वल्स टू 138। देन x का वैल्यू निकल जाएगा 2। 69 से 138 को काटेंगे तो आ जाएगा 2। अभी हम लोग क्या निकलने के लिए बोला, देन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमें क्या पता है, वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ हमें क्या मिला था, लेंथ था 10x। ओके, सो x का वैल्यू 2 है तो लेंथ इज 20 इंटू ब्रेथ क्या है, ब्रेथ इज 5/2x, तो 2 से 2 कट जाएगा, दैट इज 5x, दैट इज 5। ओके, सो ब्रेथ इज 5। सो टोटल हम लोगों को क्या मिल गया, 100। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 100। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। Okay, next is question number 31. Okay, there are 4 consecutive even numbers such that the average of the last and the first number is 11. Okay, find the difference between the second and the third number. Okay, second and third number का difference निकालना है। So एक चीज याद रखना कि कभी भी अगर 2 कंसिक्यूटिव इवन नंबर का डिफरेंस निकालने के लिए बोलते हैं तो वो 2 ही आएगा। ये हम लोगों को करने का भी ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखे और हम लोगों को बोले कि डिफरेंस निकालना है 2 कंसिक्यूटिव इवन नंबर का, देन इट्स ऑलवेज आंसर विल ऑलवेज बी 2। कैसे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, फॉर एग्जाम्पल एक डाटा दिया है 10, 12, 14, 16। ठीक है, सो देखो अभी सेकंड और थर्ड का अगर हम लोग सो देखो फर्स्ट और सेकंड का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो 2 है। सही, सिमिलरली सेकंड और थर्ड का भी निकालते हैं डिफरेंस, दैट वो भी 2 आएगा, और थर्ड और फोर्थ का भी निकालते हैं तो वो भी 2 ही आएगा। सो ये करने का भी ज़रूरत नहीं है, वेरी इजी। अगर ऐसे बोले कुछ तो इट्स ऑलवेज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। So now question number 31, the monthly salaries of A and B together amount to rupees 40,000। A और B का सैलरी मिला के है 40,000। A spends 85% of his salary। A उसका सैलरी का 85% खर्च कर देता है, and B spends 95% of his salary। और B का जो सैलरी है उससे B 95% खर्च कर देता है। If now their savings are the same, then the salary of A is okay। अभी क्या बोला कि अगर इन दोनों का सेविंग सेम है तो उन लोगों का सैलरी किसका कितना सैलरी है। ठीक है,
सो यहाँ पे देखते हैं सैलरी, देन स्पेंड्स, और इधर पे होगा सेविंग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, पकड़ लो। हम लोग पकड़ लेते हैं ए और बी लिखते हैं दो। ठीक है, ए का सैलरी पकड़ लेते हैं 100। ठीक है, उससे वो 85% खर्च करता है, तो स्पेंड 85% एंड सेविंग्स हो जाएगा 15%। ठीक है, 15। ठीक है, ये हम लोग रेशियो में ले लेते हैं पहले। सेम सिमिलरली बी का भी पकड़ लेते हैं, सैलरी है 100 और वो खर्च करता है 95 और 5 रुपये क्या है वो सेव करता है। ठीक है, अभी क्या बोला हम लोग को, इफ़ देयर सेविंग्स आर द सेम। अगर उन लोगों का सेविंग सेम है तो देखो ए का सेविंग है 15, बी का सेविंग है 5। अगर दोनों का सेविंग सेम करना है हम लोग को तो बी को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। ठीक है, सो बी का जो वो टोटल है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सो क्या आएगा, बी का सैलरी हो जाएगा 300 और बी का स्पेंड हो जाएगा 3 into this 285 एंड बी का सेविंग्स हो जाएगा 15। ओके, ओके। सो क्या है, हम लोगों को क्या निकालने के लिए बोला था, सैलरी ऑफ ए। तो ए और बी का सैलरी मिला के कितना है, 40,000 है। ठीक है, ए और बी का मिला के है, देखो ए और बी का क्या है, 100 + 300 इज 400 यूनिट, उसका वैल्यू कितना है, 40,000 है। ठीक है, सो हम लोग काटेंगे 4 का वैल्यू 400, तो 1 यूनिट का वैल्यू है 100। ओके, सो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 100 है, हम लोगों को क्या निकालने के लिए बोला था, सैलरी ऑफ ए। तो ए का कितना यूनिट था, 100 यूनिट था। ठीक है, ए का 100 यूनिट था, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना है, 10,000। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, सैलरी ऑफ ए इज 10,000। So now question number 33. A, B and C complete the work in 25 days and C alone can complete the work in 50 days. Okay. एक काम है, जो काम क्या ए बी सी तीनों मिलके 25 दिन में कंप्लीट करता है, वही काम सी अकेला कंप्लीट करता है कितने दिनों में, 50 दिनों में। ठीक है, इफ़ ए बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 20 days ए एंड बी लेफ्ट द वर्क। सो 20 दिन क्या किया, ए बी और सी तीनों ने एक साथ काम किया एंड 20 दिन बाद ए एंड बी काम छोड़ दिया। तो इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग जो वर्क बचा है वो सी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। सो उसके लिए हम लोगों को पहले तीनों का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए बी और सी कितने दिन में कंप्लीट करता है, 25 डेज। ठीक है, एंड सी अलोन कंप्लीट करता है 50 डेज में। सो दोनों का एलसीएम लेने से आ जाएगा 50 25, तो 50। ठीक है, सो 25 2 जा 51 जा, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एफिशिएंसी, तीनों को मिला के एफिशिएंसी है 2 एंड सी का अकेले का एफिशिएंसी है 1। ठीक है, सो अगर ऐसा है तो देखो सी अगर 1 है और ए प्लस बी प्लस सी 2 है, दैट मीन्स ए प्लस बी का एफिशिएंसी, ए और बी का एफिशिएंसी मिला के कितना होगा, एक ही है। ए और बी का एफिशिएंसी 1 है एंड सी का एफिशिएंसी 1। ठीक है, इसलिए तो 2 हुआ ना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2, तो सी का एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी भी 1 ही होगा। ठीक है, ओके। सो वी नो दैट, हमें क्या पता है, ये 50 मतलब वर्क है, सो वी नो दैट टाइम इक्वल्स टू वर्क बाय एफिशिएंसी। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं ए बी एंड सी ने 20 डेज काम करके कितना वर्क कंप्लीट किया है। सो ए प्लस बी प्लस सी, सो तीनों का जो एफिशिएंसी है वो है 2 एंड इन लोगों ने काम कितना दिन किया, 20 डेज काम किया, तो 20 into 2 करने से 40 वर्क निकल गया। ठीक है, यहाँ समझ पकड़ लो, देखो वर्क इक्वल्स टू टाइम इंटू एफिशिएंसी होगा, टाइम यहाँ पे 20 डेज है एंड एफिशिएंसी 2 है, सो दैट इज 40 वर्क निकल गया। टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क था 50। ठीक है, ये रहा टोटल वर्क था 50, 40 वर्क इन्होंने कर लिया, तो रिमेनिंग जो वर्क है वो सी ने कितने टाइम में किया होगा। सो रिमेनिंग वर्क बाय सी वो कितने टाइम में किया होगा। ठीक है, सो रिमेनिंग वर्क कितना है, 10 वर्क है, 10 वर्क है एंड सी का एफिशिएंसी कितना है, ये 1 है। देखो सी का एफिशिएंसी है 1, सो 10 वर्क डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 10 डेज, 10 डेज। ओके, सो सी 10 दिनों में 10 वर्क कंप्लीट करता है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1।
So question number 34, distance covered by Ujjwal in 4 hours is 28 kilometer against the stream and with stream 50 kilometer in 2 hours. मतलब क्या बोला, उज्जल एक आदमी है, वो क्या करता है अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब अप स्ट्रीम में वो 28 किलोमीटर जाता है इन 4 आवर्स एंड डाउन स्ट्रीम में मतलब विथ स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है वी स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ओके, तो विथ स्ट्रीम दैट इज डाउन स्ट्रीम वो जाता है 50 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ओके। तो हमें निकलने के लिए बोला हाउ मच टाइम उज्जवल विल टेक टू कवर 32 किलोमीटर इन स्टिल वाटर में वो कितना जाएगा, दैट मीन्स वी, ओके। सो वी नो दैट डाउनस्ट्रीम स्पीड मतलब क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड वी डिनोट डाउनस्ट्रीम स्पीड बाई वी माइनस एस, ठीक है, वी माइनस एस, सॉरी वी प्लस एस, ओके, एंड अपस्ट्रीम स्पीड इज डिनोटेड बाई वी माइनस एस। एंड वी और एस क्या है, वी मतलब द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड एस मतलब वाटर का स्पीड, स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, वी डाउनस्ट्रीम स्पीड इक्वल्स टू, डाउनस्ट्रीम स्पीड नहीं सॉरी, अपस्ट्रीम स्पीड इक्वल्स टू कितना है अपस्ट्रीम स्पीड 28 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, इक्वल्स टू 7 किलोमीटर पर आवर, ये है अपस्ट्रीम स्पीड। एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड विल बी 50 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 25 किलोमीटर पर आवर, दिस इज डाउनस्ट्रीम स्पीड, ओके। हमें अभी क्या निकालने के लिए बोला, हमें बोला द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालने के लिए, उज्जवल स्टिल वाटर में कितना 32 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करेगा, तो v निकालना पड़ेगा, v मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो v इक्वल्स टू, v का फॉर्मूला क्या है, v का फॉर्मूला है, अगर हम लोग को स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है तो इसका फॉर्मूला है अपस्ट्रीम स्पीड प्लस डाउनस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 7 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 32 किलोमीटर, इक्वल्स टू 32 बाई 2 इक्वल्स टू 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 16 किलोमीटर पर आवर। सो अभी देयरफॉर 32 किलोमीटर डिस्टेंस कितना है, 32 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड कितना है 16 है, तो इक्वल्स टू 2 आवर। सो 32 किलोमीटर, उज्जवल 32 किलोमीटर 16 किलोमीटर के स्पीड से 2 आवर में कंप्लीट करता है, ठीक है, वेरी इजी। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 35 एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। So the ratio of investment of A and B is 5:6. Okay, A और B का investment ratio दिया है, that is 5:6 and that of B and C is 3:7, ठीक है। A, B, C invested for 12 months, 10 months respectively. At the end of the year, the profit share of A is rupees 1740. Find the profit share of C. Okay, एक चीज़ हमें पता है, क्या पता है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है और सबका टाइम भी दिया है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होगा, सो इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को प्रॉफिट का रेशियो आता है, ठीक है। सो ए और बी का इन्वेस्टमेंट कितना दिया है 5:6, ओके, एंड बी और सी का दिया है 3:7। सो सी बी का एक बार रेशियो है 6 और एक बार है 3, सो इसको हम लोगों को सेम करना पड़ेगा बी का रेशियो, तो मल्टीप्लाई करेंगे B/C को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सो आ गया 6:14, ठीक है। नाउ ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी उनका क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करेंगे अभी, तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट है 5:6:14 एंड टाइम क्या है, ए का टाइम, ए कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहा, वो है 12 मंथ्स, तो इंटू 12, बी है 10 मंथ्स तो इंटू 10 और सी है 10 मंथ्स तो इंटू 10, ओके। सो ये करके, सो नीचे देखो 2 से हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 6, 2 से 5, 2 से 5 कटेगा, ठीक है। सो हमें क्या बोला, एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज 1740, ए का जो प्रॉफिट शेयर है वो 1740 है। सो ए का यूनिट कितना है, देखो 5×6, ठीक है। सो 5×6 30 यूनिट, सो ए का यूनिट है 30 यूनिट इक्वल्स टू 1740, सो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 58, सो 1 यूनिट का वैल्यू है 58। सो हमें क्या निकालने के लिए बोला, फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ सी, तो सी का कितना है, ये है 14 और यहाँ पे 5, 14 × 5 कितना होता है 70 यूनिट, ठीक है। सी का 70 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 70 × 58,
So it's 0, 7 8 0 is 6, 8 and 5, 7 5 is 35, 40, 4060. So option 1 is correct. थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरा वीडियोस अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।